हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम अपने बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो एज यू ऑल नो बेटा कि प्लानिंग के बाद जो हमारा चैप्टर आता है ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहला जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है दैट इज़ अ प्लानिंग। प्लानिंग में बेटा हम क्या कर लेते हैं कि अपनी अ, सारी प्लान को हम बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटा आप एक तरह से मतलब कागज वर्क अपना कंप्लीट कर लेते हो प्लानिंग फंक्शन में। उसके बाद उस कागज वर्क जो आपने किया है, मतलब जो आपने कोई अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि इस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है, तो उसके लिए आपको रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बेटा कलेक्ट करना। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। तो यहाँ पे हम सभी रिसोर्सेज को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या सोचा था कि हम एक स्कूल बनाएंगे, तो प्लानिंग में हमने एक स्कूल बनाने के लिए सोच लिया और हमने सोचा कि भाई यहाँ पे हमने 10 कमरे बनाने हैं, एक बड़ा सा हॉल बनाना है, लाइब्रेरी रूम बनाना है, प्रिंसिपल रूम बनाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो सारा काम कहाँ पे होगा बेटा? अब उसमें कमरे बनाने में तो सारी चीज़ें लगेंगी बेटा, सीमेंट भी लगेगी, कंक्रीट भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो उसको कलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल रूम बनाना, यहाँ पे प्रिंसिपल बैठेंगे, यहाँ पे डायरेक्टर बैठेंगे, यहाँ पे 11th क्लास के बच्चे बैठेंगे, यहाँ पे 12th क्लास के बच्चे बैठेंगे। इन सब चीज़ों को हम कहाँ पे करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। प्लानिंग में सिर्फ हमने प्लानिंग कर लिया कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी है, लेकिन एक्चुअल में कैसी होनी है वो सब कुछ हम कहाँ पे करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। तो आइए ऑर्गेनाइजिंग को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन से। तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? देखिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको समझना। इस डेफिनेशन को अगर आप समझ गए तो फिर ऑर्गेनाइजिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इट्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activity, defining and grouping the activity of an enterprises and establishment। अब यहाँ तक का देखिए पार्ट, इसको समझिए। इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग डिफाइनिंग ग्रुपिंग द एक्टिविटी। पहले आप बताइए, उसको आप डिफाइन करिए कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी की अगर सेम नेचर की एक्टिविटी है तो उसको क्या कर दीजिए बेटा? ग्रुप कर दीजिए। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए अगर मार्केटिंग का काम है, मतलब मार्केटिंग का काम का मतलब बेटा जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो अब क्या करोगे? उसको डिफाइन करोगे कि ये सारा का सारा मार्केटिंग का काम है। अब मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसको सबको क्या कर देंगे? आप ग्रुप कर देंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्समैन्स के थ्रू आपको सेल करना है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना, मतलब जो चीज़ें आपको करनी है, जैसे भी बेचना है आपको, जो आपको अपनी टेक्निक्स यूज करनी है, उस सबको क्या कर दोगे? ग्रुपिंग में कर दोगे। उसको आप ग्रुप कर दोगे उस एक्टिविटी को ऑफ एन एंटरप्राइजेज। और उसमें क्या करोगे? स्टैब्लिश करोगे, मतलब मेंटेन करोगे कि इसकी अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग्स दम। मतलब आप ये बताओगे कि किसका सीनियर कौन है, किसका जूनियर कौन है, कौन जूनियर किस सीनियर को रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जो डिफाइन करता है और ग्रुप करता है एक्टिविटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक या इंटरप्राइजेज के, और स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी रिलेशनशिप। मतलब ये बताता है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब कौन किसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए आपकी बुक में भी कई सारी ऐसे डेफिनेशन भी गिवन हुई हैं, इसमें आप कोई भी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो सारी एक जैसी ही हैं, तो ऑलमोस्ट। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसके फीचर्स को समझते हैं तो डेफिनेशन अपने आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। तो सबसे पहला क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, हम चाहें कि बिना वर्क को डिवाइड करे, मतलब एक ही आदमी सारे काम को कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में टीचर टीच करते हैं आपको, तो एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो
इसीलिए हम क्या कर देते हैं, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जितने सब्जेक्ट हैं उसके लिए उतने टीचर हम रिक्रूट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने टीचर रिक्रूट करते हैं। इंग्लिश के लिए अलग टीचर, इकोनॉमिक्स के लिए अलग टीचर, अकाउंट्स के लिए अलग, बिजनेस के लिए अलग, सबके लिए हम अलग अलग टीचर रिक्रूट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि एक बड़ा सा काम कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, और ना ही उसकी एक्सपर्टीज होंगी। अब जैसे बेटा मैं बिजनेस पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट पढ़ा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, पर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ द वर्क, तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम डिवीजन कर देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिवीजन ऑफ द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसके बेस पे हम क्या कर देते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि बिना ऑर्गेनाइजेशन में, विदाउट डिवीजन ऑफ द वर्क आप क्या नहीं कर सकते हो, तो मतलब आपका वर्क हो नहीं सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। अंडर द डिवीजन ऑफ द वर्क, इंटायर वर्क ऑफ द बिजनेस डिवाइडेड इनटू मेनी डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन को दे दिया, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, सेल परचेज का काम हमने किन को दे दिया, परचेजेज का जितना रिलेटेड काम है सारा का सारा परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, सेल से रिलेटेड जितना काम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, पैसे इकट्ठे करने से रिलेटेड जितना काम है उसको हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। तो हमने वर्क अलग अलग बांट दिया, डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिया। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो डिवीजन कर दिया तो उसका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। अब वर्क में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, देखिए जब अगर वर्क में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपका बेटा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट तो बांट दिए, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम पे प्रोडक्शन करके नहीं दे पा रहा है तो बेटा सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसको टाइम पे बेच नहीं पाएगा। इसी तरीके से अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल टाइम पे परचेज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस इकट्ठा करके परचेज डिपार्टमेंट को नहीं दे पा रहे तो परचेज डिपार्टमेंट बेटा रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं बेटा सबको हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ हमें रहना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, जब भी बेटा हमारा काम होता है। अगला है बेटा प्लुरैलिटी ऑफ द पर्सन। इसका मतलब होता है कि कोई अकेला पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बना सकता, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप होता है पर्सन्स को, जो कि एक ग्रुप असेंबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अगला क्या है बेटा, कॉमन ऑब्जेक्टिव। सभी का क्या होता है बेटा, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो बेशक से आप क्या करते हो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हो, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेम होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना। अगला है ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए बड़ा ही आप ये लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है, मशीन ऑफ मैनेजमेंट। तो मशीन आप सभी ने देखा है बेटा आपकी लाइफ में, आप सभी मशीन देखते हैं क्योंकि हमारा जीवन मशीनों से घिरा हुआ है। तो आप मशीनें देखते हैं बेटा, तो मशीनों में क्या है कि मशीनों का अगर एक भी पार्ट खराब हो गया है तो काम नहीं करेगी मशीन, मतलब पूरी मशीन नहीं चलेगी, छोटा सा भी फॉल्ट हुआ तो मशीन नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और किसी भी पार्ट को हम बेटा यूजलेस नहीं बता सकते, नॉन फंक्शनल नहीं हो सकता। तो डिवीजन ऑफ द वर्क प्रॉपरली होना चाहिए, उनमें जो हमने पोस्ट क्रिएट किया है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो होल सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। तो डिवीजन ऑफ द जो हमारा वर्क है वो अच्छे से करो। जो पोस्ट है जो आपने क्रिएट करी कि यहाँ पे प्रिंसिपल बैठेंगे, यहाँ पे डायरेक्टर बैठेंगे, उनको भी अच्छे से फिल करो, अच्छे आदमियों को लेके आइए, तो अच्छे आदमियों के साथ उनको फिल कीजिए। और जो आपकी हायरार्की है ना कि कौन किसके ऊपर किसका हेड होगा, उस सबको अच्छे से करिए। मतलब अगर एक मशीन में छोटा सा भी पार्ट अगर किसी भी तरीके से नॉन फंक्शनिंग है तो आप लगा लीजिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए आपका स्कूल है, आपके स्कूल में सभी टीचर बड़े अच्छे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर ऐसे हैं कि जो आपको मतलब पढ़ाते ही नहीं है बिल्कुल, मतलब कोई केयर ही नहीं है बच्चों की, तो बेटा फिर परसेंटेज डाउन जानी है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब मान लीजिए प्रिंसिपल सर हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो बेटा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मशीन का कोई भी पार्ट
ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा ये बोला जाता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है एक मशीन की तरह वर्क करता है। अब आगे अगर हम बात करें बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो बेनिफिट ऑफ द स्पेशलाइजेशन क्यों? रीजन ये है बेटा कि जब आप काम को बांट देते हो तो एक ही काम को कोई भी पर्सन बार बार जब करता है तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ ही जाना है। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी एक्टिविटी को हम सब डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है। सब डिवाइडेड करने के बाद जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, मतलब जो उसको उस काम को करने के लिए बेटा कैपेबिलिटीज रखता है, उसको हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। असाइन कर देते हैं तो वो बार बार जब उसी काम को करता है तो उसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है, एक्सपर्ट बन जाता है और उसको फिर हमें बार बार ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपको ये पता रहता है कि कौन पर्सन किस काम को करेगा। अब जैसे मान लीजिए फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस मैनेजर ही करेगा, फाइनेंस मैनेजर के पास ही अथॉरिटी है, वही करेगा। अगर फाइनेंस कलेक्ट करने में किसी भी तरह का डिले होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फाइनेंस मैनेजर। इसी तरह से प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का कोई डिले होगा तो प्रोडक्शन मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो वर्किंग में क्या होता है बेटा, क्लैरिटी होती है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैसे होता है, क्योंकि आप देखिए जब आप वर्क का डिवीजन कर देते हो तो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स हो जाते हैं और उसके लिए आप क्या कर देते हो, एक पार्ट के लिए आप एक एम्प्लॉय को असाइन कर देते हो तो वो अपनी जॉब को क्या करता है, परफॉर्म करता रहता है। तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि कोई भी पर्सन काम ना करे, अननेसेसरी किसी भी वर्क का डुप्लीकेशन हो। जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो आपको पता है फुलर यूटिलाइजेशन होना है, मतलब एक ही काम को एक पर्सन कर रहा है, सभी अलग अलग काम को कर रहे हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होने हैं। अब इसमें अगला पॉइंट देखिए, अडोप्टेशन टू चेंजेस। तो चेंजेज में अडोप्टेशन कैसे हो सकता है, अडोप्ट कैसे कर लेता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो। जो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो कि अगर कल को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसको हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लोअर डिपार्टमेंट, अपर एम्प्लॉय, लोअर एम्प्लॉय, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। तो कोई भी अगर चेंजेज आते हैं, मान लीजिए कुछ भी आता है, जैसे अब मान लीजिए आपको क्या करना है, रिसर्च के लिए कोई काम करना है, जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपको लगता है कि अब रिसर्च कर लें, तो रिसर्च के लिए बेटा आसानी से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, ठीक है। तो अडोप्टेशन बहुत ही आसान हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। अगला है बेटा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों होता है, रीजन इसका ये है कि हर एक एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसका बॉस कौन है, और हर बॉस को ये पता होता है कि उसका सबऑर्डिनेट कौन है। जब ये चीज़ें पता होगी और ये पता होता है हर एम्प्लॉय को कि किसको रिपोर्टिंग करनी है, मतलब अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आनी है तो किससे पूछनी है, अगर कोई भी हमें रिपोर्ट देना है अपने काम से लेके कुछ भी पूछना है तो किससे पूछना है, ये सब कुछ क्लियर होता है ऑर्गेनाइजिंग में। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगला है बेटा डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल का मतलब होता है बेटा इसमें सभी को काम करने के लिए अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। कि सबको काम करने के लिए क्या होता है, अथॉरिटी मिलती है, और सबके पास क्या होती है, एक ऐसे पर्सन को असाइन किया जाता है वो काम जो उसमें काम में एक्सपर्ट होता है। तो ऑफकोर्स ही बात है, जब एक्सपर्ट पर्सन किसी काम को करेगा तो उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आना है, क्योंकि बार बार वो काम को कर रहा है। जब काम को रिपीटेड टाइम आप करोगे तो आप ऑफकोर्स ही बात है कि उसका क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, नई चीज़ें आप लेके आओगे। एक ही काम को जब बार बार करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको और अच्छे तरीके से किस चीज़ों के साथ किया जा सकता है, तो नया डेवलपमेंट होगा। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जब वर्कर्स को क्या मिलता है बेटा, फ्रीडम मिलता है, उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो काम को करें। तो जब अथॉरिटी मिलेगी तो आपका दिमाग बेटा अपने आप चलेगा। जब आपका दिमाग, मतलब मैं कहूँ अगर ओपन रहेगा, बंधा नहीं रहेगा, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, और आप बेटा आपके आपके पास फ्रीडम होगी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपको सी बात है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन करोगे, नया इनोवेशन लेके आओगे, नए नए चैलेंजेस को लोगे, और तो डेवलपमेंट होना है। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ आपका होना है। देखिए एक्सपेंशन और ग्रोथ दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। ग्रोथ का मतलब आज आपने
एक प्रोडक्ट बना रहे हो, कल दूसरा और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, दैट इज अ ग्रोथ। एक्सपेंशन का मतलब उसी का लार्ज स्केल, जो आप काम कर रहे हो उसका लार्ज स्केल, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा डेफिनेशन, फीचर्स और इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया है। तो अगली 2-3 क्लासेस में आपके इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में बेटा मिलेंगे और इसके अगले टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।